चेचक और हैजे से मरती हैं बस्तियां, कैंसर से हस्तियां, वकील रक्तचाप से, कोई नहीं मरता अपने पाप से। नमस्कार, धीरेन्द्र डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत लंबे अरसे से हम लोग ये बात करना चाह रहे थे कि हम कविताओं पर बात करेंगे, हम साहित्य पर बात करेंगे। पूरी ज़िंदगी में सिर्फ राजनीति, अपराध या आतंकवाद ही नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे पर चर्चाओं में एक दूसरे से प्रतिवाद ही नहीं होता, इसके अलावा भी ज़िंदगी बहुत कुछ है। और मैंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी के बीच में जब यात्राएं की हैं, उनमें उन तमाम उसके बीच में जब पूरा राजनीति कवर कर रहा होता या फिर कोई आतंकवाद की घटना या कोई अपराध, उस सब के बीच में कविताएं मुझे सहजता देती थी। कविताओं से मिलता था उस विराम। उस समय मैं देखता था कि आखिर कैसे कुछ शब्दों को फूल और शूल दोनों की तरह से इस्तेमाल किया है कवियों ने। तो अब आज चूंकि इस पर हम लोग बहुत दिनों से बात भी कर रहे थे कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो हम कविताओं पर बात करेंगे, साहित्य पर बात करेंगे। धीरेन्द्र डायलॉग में मैंने यही सब तय किया था कि कुछ कविताएं और अपराध साथ साथ चेक हो। लेकिन यहाँ आज हमने जो पहले मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाए, कुछ लोग हों, उनसे बातचीत करने में अच्छा लगे, लेकिन फिर लगा कभी ना कभी तो शुरू करना ही है। चूँकि ये मुझे पसंद है, इसीलिए मैं उन लोगों को जिनको ये पसंद है उनके लिए सब शुरू करता हूँ। तो इस बार जो मेरा पहला कवि है, जो मुझे बहुत पसंद है, जिनकी पंक्तियों के साथ इतनी साफ गोई से कह दिया कि कोई नहीं मरता है अपने पाप से, तो बात कर रहे हैं श्रीकांत वर्मा की। श्रीकांत वर्मा अपने समय के इतने सजग कवि हैं कि आप उनके शब्दों के बिंब को देखते हैं और आपको लगता है कि अपने इर्द गिर्द जो लोकतंत्र है उसके अंदर के पाखंड को किस तरह से उन्होंने देखा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम यहाँ कवियों की जो राजनीतिक उस पर बात करने से बेहतर होगा उनकी कविताओं पर बात करें, क्योंकि उनकी कविताएं क्या कहती हैं उस पर बात करें। और श्रीकांत वर्मा का तो मुझे इसलिए फिर भी थोड़ा सा जानकारी देना ज़रूरी है कि श्रीकांत वर्मा वो कवि हैं जिन्होंने कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कांग्रेस के उसमें रहे हैं, तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद राजनीतिक उसको जानना फिर अच्छा लगे। तो वो एक कवि हैं इस तरह के जिन्होंने एक गरीबी हटाओ का नारा दिया और फिर उसके बाद उनको बहुत दिन तक ये लगता रहा कि कांग्रेस ने उस नारे का उनको प्रतिसाद नहीं दिया। माफ़ कीजिए, उनको लगता रहा कि जो उन्होंने इतना बड़ा विजय का नारा कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने उतनी बड़ी ताकत उनको नहीं दी। लेकिन ये तो वक्त की बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा ये 20वीं सदी के एक महान कवियों में से एक हैं जिन्होंने मनुष्य की आंतरिक पीड़ा को बहुत करीबी से उकेरा है। क्योंकि ज़्यादा बातें करने से बेहतर है मैं उनकी कुछ कविताएं शुरू कर दूं, और छोटी सी कविताओं को पहले दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक दो बड़ी कविता आप उसको सुनेंगे। तो मगध में जनता जहाँ थी वहीं है, बस शासक बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, और कल तक प्रजा थे आज राजा हैं, और जो राजा थे वे अब इतिहास में दर्ज हैं। ये अगर हम आज के संदर्भ में इस कविता को समझें तो इतिहास को कितनी आसानी से समझाती है कि जो राजा थे उनको जाना कहाँ है। ये लोग, जनता है वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। लोकतंत्र की मैं कविताओं पर बाद में आऊँगा, उनकी कविताएं पूरे सार के साथ, लेकिन कुछ मैं चीज़ें बता रहा हूँ। एक प्रतिनिधि उनकी कविता सीधे तौर पर जो चुने गए प्रतिनिधि उनको किस तरह समझाती है। वह जानता है जनता मूर्ख है, वह जानता है जनता मूर्ख है, वह जानता है जनता सब भूल जाती है, वह जानता है कि अगली बार भी जनता उसे ही चुनेगी। आप इसको ये समझिए, जिस तरह की वंशवादी राजनीति है वो तमाम चीज़ें हैं, उस सब पर आपको ये बहुत हैरानी होती है जो उस जगह से अलग कहीं बैठे होते हैं कि ये बार बार क्यों चुना जाता है। उस कविता को किस तरह से वो कह रहे हैं, उसको पूरा एक उनकी कविता जाना है। ये एक लोकतंत्र और उसके आदर्शों के मोहभंग को दिखाती है कि वादे किस तरह खोखले होते हैं, उम्मीदें किस तरह टूट जाती हैं। कुछ और नहीं, बस इतना सा जानना चाहता था मैं कि क्या लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द है या उसकी कोई आत्मा भी है।
किस तरह से आप लोकतंत्र को समझते हैं। और श्रीकांत वर्मा का सबसे बड़ी ताकत जो है वो इतिहास को, अतीत को किस तरह वर्तमान में लाके आरोपित करते हैं, वो अद्भुत दिखता है। मैं चूंकि कोई साहित्य का छात्र नहीं हूँ और ना ही मैं कोई साहित्यकार हूँ, लिहाजा मेरे शब्दों में आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देगी जो एक साहित्यकार बोलता है, लेकिन एक पत्रकार कैसे चीज़ों को देखता है वो ज़रूर मैं ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ। तो वो एक कविता है, इतिहास का आदमी। हर सदी में एक आदमी होता है जो इतिहास में होता है, जो अपने आप को इतिहास मान बैठता है और बाकी सबको सिर्फ भीड़ समझता है। ये जो कविताएं हैं वो ये बताती हैं कि आखिर उनकी दृष्टि कितनी तकड़ी थी। अब हम लोग कविताओं पर चलते हैं। मुझे लगता है वो कविताएं जो मेरी पसंदीदा हैं उसमें से मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा। उसके बाद ये बहुत बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि कविताओं पर शायद मुझे लगता है कवि सम्मेलनों में भीड़ नहीं रही, और जिस तरह के कवि मंचों पर रह गए हैं उनको सुनने के बाद किसी की इच्छा भी नहीं होती कि वो कविताएं देखे। और अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि अगर आप देखेंगे उर्दू में काम हो रहा है, उर्दू में शायरी में अच्छा काम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कविताओं को आपको खोजना पड़ रहा है, जबकि आपके पास इतनी शानदार परंपरा है। वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनसे शुरू होती है, और एक लंबी परंपरा है जिसके पास असंख्य नाम हैं। भारत की हर एक भाषा में आपके पास अद्भुत कवि हैं, लेकिन सवाल है कि उन तक पहुंचना मुश्किल है। तो हमको लगता है कि मैं एक ऐसी कोशिश करता हूं जो मेरे पसंदीदा कवि हैं, हो सकता है उनमें से कोई कवि आपको पसंद आ जाए। एक उनकी बहुत ही प्यारी कविता है जो जल सागर संग्रह, बहुत ही खूबसूरत संग्रह है ये, लेकिन सुनिए। महामहिम, कविता का नाम है महामहिम। महामहिम चोर दरवाजे से निकल चलिए, बाहर हत्यारे हैं। बाहुक्म आप खोल दिए थे मैंने जेल के दरवाजे, तोड़ दिया था करोड़ वर्षों का सन्नाटा। महामहिम डरिए, निकल चलिए, किसी की आंखों में हया नहीं, ईश्वर का भय नहीं, कोई नहीं कहेगा धन्यवाद। सबके हाथों में कानून की किताब है, हाथ हिला पूछते हैं किसने लिखी थी यह कानून की किताब। ये उनके जल सागर संग्रह से है। अगर आप इस संग्रह को देखते हैं, ये कविता आपको बहुत बार सोचने पर मजबूर करती है। अब मुझे जो मेरी पसंदीदा कविता है उसके साथ बहुत सारी, मैं इनके ज़्यादातर संग्रह की कविताएं पढ़ता हूं, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन केवल अशोक लौट रहा है और सब कलिंग का पता पूछ रहे हैं। केवल अशोक लौट रहा है और सब कलिंग का पता पूछ रहे हैं। केवल अशोक सिर झुकाए हुए है, केवल अशोक सिर झुकाए हुए है और सब विजेता की तरह चल रहे हैं। केवल अशोक के कानों में चीख गूंज रही है, केवल अशोक के कानों में चीख गूंज रही है और सब हंसते हंसते दोहरे हो रहे हैं। केवल अशोक ने शस्त्र रख दिए, केवल अशोक लड़ रहा था। ये अद्भुत कविता है जो मुझे उनकी कई बार लगती है। मगध, उन्होंने ये जो उनका संग्रह है जो मगध है वो बेहद खूबसूरत जल संग्रह है। और कहते हैं कि ये उन्होंने उसके बाद लिखा जब उनका दिल राजनीति से टूट रहा था। वैसे 1984 के वक्त का ही दौर है और उस समय वो लग रहा था उनको, क्योंकि ये नारा वो 71 में दे चुके थे कांग्रेस के अंदर बहुत उम्मीदों के साथ। लेकिन जब ये सब हुआ तो उन्होंने मगध के इतिहास को कैसे कविताओं में आज के वक्त में पिरोया है, ये सुन सकते हैं। मगध एक कविता है, सुनो भाई घुड़सवार, मगध किधर है? मगध से आया हूँ, मगध मुझे जाना है। किधर मुड़ूं? उत्तर के दक्षिण या पूरब के पश्चिम में? पूरब के पश्चिम में। लो वह दिखाई पड़ा मगध, लो वह अदृश्य, लो वह दिखाई पड़ा मगध, लो वह अदृश्य। कल ही तो मगध मैंने छोड़ा था, कल ही तो कहा था मगध वासियों ने, मगध मत छोड़ो। मैंने दिया था वचन, सूर्योदय के पहले लौट आऊंगा। न मगध है न मगध, तुम भी तो मगध ढूंढ रहे हो बंधुओं। यह वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा है किताबों में, यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गंवा चुके हो। ये 79 में लिखी हुई कविता, अद्भुत कविता है। एक और मैं कविता एक दो और पढ़ूंगा। हस्तिनापुर का रिवाज। मैं फिर कहता हूँ धर्म नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा। मैं फिर कहता हूँ धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं। जो सुनते हैं बहरे हैं या अनसुनी करने के लिए नियुक्त किए गए हैं।
मैं फिर कहता हूं, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता, तब सुनो या मत सुनो। हस्तिनापुर के निवासी होशियार, हस्तिनापुर में तुम्हारा एक शत्रु पल रहा है, होशियार। तुम्हारा हस्तिनापुर में तुम्हारा एक शत्रु पल रहा है, विचार। और याद रखो, आजकल महामारी की तरह फैल जाता है विचार। उज्जैनी एक उस पर कविता है, मुझे लगता है कि वो एक और कविता, महाराज कौशल में विचारों की कमी हो गई। ये बहुत ही अच्छी कविता कौशल उन्होंने लिखा है। महाराज बधाई हो, महाराज की जय हो, युद्ध नहीं हुआ, लौट गए शत्रु। वैसे हमारी तैयारी पूरी थी, 4 अक्षौहिणी थी सेनाएं, 10 सहस्त्र अश्व, लगभग इतने ही हाथी, कोई कसर न थी। युद्ध होता भी तो नतीजा यही होता। न उनके पास अस्त्र थे, न अश्व, न हाथी, युद्ध हो भी कैसे सकता था। निहत्थे थे वे, उनमें से हर एक अकेला था, और हर एक यह कहता था, प्रत्येक अकेला होता है। जो भी हो, जय यह आपकी है, बधाई हो, राजसूय पूरा हुआ, आप चक्रवर्ती हुए। वे सिर्फ कुछ प्रश्न छोड़ गए हैं, जैसे कि यह कौशल अधिक दिन तक नहीं टिक सकता, कौशल में विचारों की कमी है। ये भी मगध संग्रह से है। एक आखिरी कविता जो मैंने कभी, जब उनका बेटा, आपको बता देता हूँ, इस देश के सबसे जो बड़े दलालों में से एक है हथियार के इंडस्ट्री के, और जिस पर कई बार मुकदमे दर्ज हुए, वो अभिषेक वर्मा, श्रीकांत वर्मा का बेटा है। उस पर वसंत कुंज के एक बार इलाके में, माफ़ कीजिए, MG रोड पर उसके एक उस पर कोठी पर जो फार्म हाउस था, उस पर रेड पड़ी थी, और हम लोग उसको कवर करने गए। बहुत सालों पहले की बात है। उसके ऊपर एक जीना घूमता हुआ था, तो मुझे याद है मैंने उस पर एक कविता पढ़ी थी। वो यही कविता श्रीकांत वर्मा की कविता थी, और मैं ये देख रहा था कि कैसे वक्त बदलता है। जो कभी कविता उन्होंने क्या कही होगी, आज वो उनके बेटे पर किस तरह थी। बसंत सेना, सीढ़ियाँ चढ़ रही है बसंत सेना, अभी तुम न समझोगी बसंत सेना, अभी तुम युवा हो। सीढ़ियाँ समाप्त नहीं होती, उन्नति की हो अथवा अवनति की, आगमन की हो या प्रस्थान की, अथवा अवसान की, अथवा अभिमान की। अभी तुम न समझोगी बसंत सेना, न सीढ़ियाँ चढ़ना आसान है, न सीढ़ियाँ उतरना। जिन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं हम, उन्हीं सीढ़ियों से उतरते हैं हम। कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है, चढ़ता उतर रहा है या उतरता चढ़ रहा है। कितनी चढ़ चुके, कितनी उतरना है, सीढ़ियाँ न गिनती हैं न सुनती है बसंत सेना, अभी तुम न समझोगी। तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है हम लोगों की। हम उम्मीद करते हैं इसमें अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहा तो हम लोग इस पर आगे करेंगे। ये एक और बहुत ही बेहतर मुझे लगता है, और अगले कवि जो जन कवि होंगे, जिनकी कविताओं के कोई मायने हैं, उन पर बातचीत करेंगे। कुछ अच्छी किताबों पर बात करेंगे, इतिहास की किताबों पर बात करेंगे। लेकिन आज ये शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सब को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। राजनीति की खबरों से थोड़ा सा अलग हट के भी हम आगे की तरफ अपना रास्ता जारी रखेंगे। नमस्कार।